सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ गया दीपक? दीपक आज तेरी आवाज नहीं आई मेरे को यार अच्छी सी। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, थैंक यू फॉर दैट एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग। सो जैसे कि अभी क्लास में डिस्कशन हुई बेटा, मैंने पूछा था कि दो बुक्स हैं हमारे पास, बुक 1 एंड बुक 2। ऑलमोस्ट ऑल जीके स्टूडेंट्स ही मेरे को दिख रहे हैं मेजॉरिटी में। सो बुक 1 बेसिकली रिलेट्स टू योर माइक्रो वाला पार्ट एंड बुक 2 इज ऑफ मैक्रो वाला पार्ट। अगर हम इसको एक तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं तो आपने बोला मैम बुक 1 करवा दो। आई विल बी स्टार्टिंग विद बुक 1। जिनकी थोड़ी कम वेटेज रहेगी ओके, उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन जिनकी मेजर वेटेज है, लाइक अगर मैं बात करूं यूनिट 1 की, तो सबसे माइनर वेटेज ये कैरी करता है, दैट इज ओनली 5 मार्क्स। ओके, बट 5 मार्क्स भी अब तो पता चल चुका है कि बहुत ज्यादा होते हैं, तो लेकिन फिर भी चलो। 5 मार्क्स की वेटेज है। एक बार ओवरव्यू देके जो मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स रहती हैं वो यूनिट 2 रहती है, दैट इज ऑल अबाउट कंज्यूमर। यूनिट 3 रहती है, वो हम देख लेंगे। और आपको कल से कौन सा मटीरियल कैरी करना है अपने साथ? यू हैव टू कैरी समरी बुक। ठीक है, इस टाइम पे बेटा हम मेन बुक पे फोकस नहीं करेंगे। एक और बात जो अगली है, क्वेश्चन बैंक, जिसपे मैं अपनी सारी मेन क्लासेस में भी बहुत ज्यादा फोकस करती हूं। आपको क्वेश्चन बैंक ही दोबारा करना है। लेकिन अब कुछ बच्चों ने जिन्होंने तो उस पे पेन से मार्क लगाया हुआ है, उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो लेकिन जिन्होंने पेंसिल से मार्क किया हुआ है, तो घर पे किसी छोटे बच्चे को पकड़ो, ओके, ड्यूटी लगाओ कि इसको पूरा इरेज करके दे बुक को। ठीक है, जो जो आपने गंदी गंदी मार्किंग्स उस पे की हुई है, आपको वो बुक बिल्कुल क्लियर चाहिए, बिल्कुल जैसे न्यू। इज दैट ओके? एंड स्टार्ट। अब जैसे आप एक एक चैप्टर कर लोगे, ऑब्वियसली थोड़ी मेहनत का लेवल इस टाइम पे ज्यादा रहेगा, बिकॉज अब आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा बीच में कि हाँ आई विल बी गिविंग यू 2 days 3 days फॉर योर क्वेश्चन बैंक। आफ्टर 1 चैप्टर इज गेटिंग कंप्लीटेड यू हैव टू डू योर क्वेश्चन बैंक। ठीक है, तो ऑब्वियसली थोड़ा मेहनत का लेवल, टाइमिंग्स आपको ज्यादा देनी पड़ेंगी। ओके, और लेकिन जब तक क्वेश्चन बैंक नहीं होगा तब तक तैयारी कम। उसके बाद हमारे पास वो जो लेटेस्ट एमटीपीज आरटीपीज हैं वो तो चलो है ही हैं। ओके, बट देखो बेटा आईसीआई का कुछ नहीं पता कि कहां से पेपर डाल दे। जैसे पैटर्न बदल रहा है, अभी हमने पेपर भी देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम बात करें तो आपने भी करंट चीजों पे फोकस करना है रादर देन कि प्रीवियस क्या आ रहा था। आपका कंसेप्ट पक्का होना चाहिए। आपको ये मैटर नहीं करना चाहिए कि मैं क्वेश्चन की फॉर्म पढ़ लूं। आपको बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 से। बहुत ज्यादा फोकस ना करते हुए, यूनिट 1 कंटेन्स 2 चैप्टर्स। 1 इज योर बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें माइक्रो और मैक्रो के बारे में सिखाया जाता है, एंड यूनिट 1 चैप्टर 2 रिलेट्स टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपका फेवरेट सॉन्ग जो आप गाते होते हो, है ना? तो ये है इंट्रोडक्शन में। अगर हम बात करेंगे बेटा क्या बता रहा है, पहले पेज का अगर हम एक निचोड़ निकालें तो फर्स्ट पेज पे क्या बता रहा है कि एक तो ओरिजिन का क्वेश्चन यहां से बनता होता है। ओके, ओरिजिन में हम क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स वर्ड का जो ओरिजिन है वो कहां से आया है, तो दैट इज फ्रॉम ओइकोनोमिया, है ना? अगर 2 वर्ड्स आए तो ओइकोस एंड। अब मेरे को ना कम बोलने की जरूरत पड़नी चाहिए, आपने आधा सेंटेंस बोलने की कोशिश करनी है मेरे से पहले। ठीक है, एंड आई विल बी हैप्पी अगर मैं लूज करूं आपसे। ओके, तो आप विनिंग सिचुएशन में रहो। मैं आधा सेंटेंस बोलूंगी, आधा सेंटेंस आपने कोशिश करनी है बोलने की। इफ आई एम सेइंग ओके इकोनॉमिक्स का ओरिजिन कहां से आया है, तो आपने बोलना है फटाफट से मैम इकोनॉमिया। अगर मैं बोलूं अच्छा 2 वर्ड्स बताओ, ठीक है, तो ओइकोस एंड नेमन था, जिसमें हम बोलते हैं हाउस होल्ड मैनेजमेंट। फिर मैंने आपको बोला है अगला क्वेश्चन आता है यहां से, दैट इज जो मॉडर्न वर्क है, ये देखो लिखा है मॉडर्न वर्क। सबसे पहला मॉडर्न वर्क इकोनॉमिक्स का किसने किया? सो दैट वाज डन बाय एडम स्मिथ। ओके, ईयर बोलेंगे आप सभी 1776। एक बुक लिखी थी, हमने बहुत बार पढ़ा है इस बुक के बारे में, एंड इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ, एंड उसकी एब्रीविएशन ये है
फिर जो अगला क्वेश्चन बनता है, एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन, 2 फंडामेंटल फैक्ट्स बताओ, 2 पिलर्स बताओ जिस पे पूरी इकोनॉमिक्स खड़ी हुई है। तो हम इसके 2 पिलर्स में क्या बोलते हैं कि अनलिमिटेड वांट्स है एंड स्कार्स मीन्स है। डू यू अंडरस्टैंड मीन्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज स्कार्स है लेकिन वांट्स अनलिमिटेड है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज करना सिखाता है। नथिंग वेरी टेक्निकल ऑन दिस पेज। एंड ये वाले पॉइंट में हमने क्या लिखा हुआ था, अगेन ये क्वेश्चन बन सकता है। एक रिसोर्स के बारे में इकोनॉमिक्स कब बात करता है, उसमें 2 फीचर्स कौन से होने चाहिए कि हमारी इकोनॉमिक्स की बुक उसके बारे में बात करेगी। पहला, वो स्कार्स होना चाहिए, तब मेरी इकोनॉमिक्स उसके बारे में बात करेगी। दूसरा, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। 4-5 क्वेश्चंस बन गए हैं, ठीक है, यहां से। एनी डाउट? एनी डाउट? ऑल ओके? ठीक है, देन इज योर, फिर हमने ना इस पार्ट में क्या किया था, नो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पार्ट। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन होती है गलत नहीं है लेकिन इनकम्प्लीट है, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स वो कवर नहीं करती। अगर मैं आपके सामने ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन रख दूं कि इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर, हाउ रिसोर्सेज विल बी यूज्ड, है ना, अगर मैं आपके सामने ये वाला सिनेरियो रख दूं तो आपके दिमाग में क्या पॉइंट उठ के आता है कि हमारे पास तो बहुत कम रिसोर्सेज है और हमारी वांट्स बहुत ज्यादा है। बस आपके दिमाग में इतना सिनेरियो उठ के आता है। लेकिन मैं आपको यहां पे क्या बताती हूं कि इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना नहीं है। इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करता है। अब तो आप सबने बुक 1 बुक 2 पढ़ी हुई है, तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स का स्कोप कितना बड़ा है। तो अगर हम ये वाले पार्ट की बात करें तो इसमें वो ये बता रहा है कि हमारी इकोनॉमिक्स में किन पॉजिटिव चीजों के बारे में डेफिनेशन में बात नहीं हुई है। अच्छा, डेफिनेशन में सिर्फ क्या बात हुई है बताओ, कि हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सिर्फ इतनी बात हुई है। तो यहां पे पॉइंट्स में लिखा हुआ है, ये तो बात ही नहीं हो रही है कि हमने ओवर द टाइम क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की हैं, हमने क्वालिटी अच्छी की है, हमने क्वांटिटी अच्छी की है, टेक्नोलॉजी अच्छी की है, एजुकेशन अच्छा किया है, लेबर फोर्स बढ़ी है हमारे पास। तो इसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही। ये वाले जो पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, ये वो पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करता है। लेकिन कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जिसके बारे में हमारी इकोनॉमिक्स बात करती है, लेकिन डेफिनेशन में बात नहीं हो रही। एंड दैट इज, जो हमारे देश में प्रोडक्शन होती है दैट इज नॉट स्मूथ। कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम, मतलब फ्लक्चुएटेड है। तो इकोनॉमिक्स तो उन फ्लक्चुएशंस के बारे में भी बात करती है, सिर्फ प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशंस के बारे में तो नहीं बात करती। याद करो, फिस्कल पॉलिसी, अगर प्राइजेस इन्फ्लेट कर रहे हैं, डिफ्लेट कर रहे हैं, तो उसको स्टेबलाइज करने का काम भी इकोनॉमिक्स करती है। तो मतलब बेसिकली इसका क्रक्स क्या है, इस पॉइंट का क्रक्स क्या है कि जो तुम्हें इस डेफिनेशन में दिख रहा है ना, वो बड़ा छोटा सा पॉइंट है इकोनॉमिक्स का। हालांकि इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू, स्कोप बहुत बड़ा है, बस इसमें ये बात है। इज दैट ओके फॉर फर्स्ट पेज? और इकोनॉमिया का क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन, मॉडर्न वर्क का क्वेश्चन, 2 पिलर्स का क्वेश्चन, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के 2 फीचर्स का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है फर्स्ट पेज के ऊपर। इज दैट ओके? सबने बोलना है, सबने पार्टिसिपेट करना है। इज दैट ओके? ओके, नाउ फिर अगर आपको यहां पे याद होगा, हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, बट द सब्जेक्ट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना। तो हम इसमें क्या बोलते होते थे कि व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक्स। तो मैं इसमें ज्यादातर ये बोलती होती थी कि इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, है ना, लेकिन व्हेन यू अप्लाई दैट एनालिसिस इनटू मेन बिजनेसेस, जब आप उन थ्योरीज को पढ़ के बिजनेस में अप्लाई करते हो, दैट बिकम बिजनेस इकोनॉमिक्स। एंड वी हैव रेड ऑल अबाउट, हमने सबने वो जी रामामूर्ति वाली एग्जाम्पल पढ़ी हुई है, जिसमें उसने यही बोला था कि वन वांट्स टू एक्सपैंड, थोड़ा डाइवर्सिफाई करना चाहता है। देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो दिमाग में आते हैं कि
हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इकोनॉमिक्स उसका आंसर देता है। और यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है ये, कौन है ये? जोल्डिन। जोल्डिन ने यही बात बोली थी, इकोनॉमिक एनालिसिस को किस में लगा देना है? बिजनेस की पॉलिसीज में। बस यहां से आपको यही पढ़ना है। जोल्डिन ने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स को पढ़ के आओ और बिजनेस में आके उसको अप्लाई कर दो। इट मींस बिजनेस ज्यादातर मैनेजमेंट के काम आती है क्योंकि थ्योरीज देती है, इसीलिए उसका दूसरा नाम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स रहेगा। एंड व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजरियल इकोनॉमिक्स? इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन है? इकोनॉमिक्स की थ्योरीज का विद, यस। एक और पॉइंट हमने यहां पे कवर किया था, ठीक है, हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़नी है, लेकिन इसका हार्ट कौन है? माइक्रो। लेकिन हम क्या मैक्रो को इग्नोर करते होते हैं? नहीं, मैक्रो को इग्नोर तो नहीं करना, माइक्रो भी पढ़नी है, मैक्रो भी पढ़नी है। लेकिन अगर आपको एमसीक्यू आ जाए, हार्ट बताओ ज्यादा किसके बारे में पढ़ना है, तब हम क्या बोलते हैं? माइक्रो के बारे में पढ़ेंगे। फिर पॉइंट आया, ये हमें आता है, हमें दो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है इसमें, माइक्रो एंड मैक्रो। ओके, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। माइक्रो में हमने आई का मतलब क्या किया हुआ है बताओ? ठीक है। एंड ए का मतलब क्या किया हुआ है? फिर गलत बोल रहे हो, फिर गलत बोल रहे हो, थोड़ा याद करो। मैं बोलती होती थी कि एग्रीगेट वर्ड इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, एग्रीगेट। हाँ, तो हम क्या बोलते होते थे बताओ? एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। याद आ रहा है? याद आ रहा है? अच्छा, क्या फर्क है अकेले एग्रीगेट में और एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी में? तो हम ना इसमें एक पॉइंट करते थे, इंडिविजुअल का मतलब सिर्फ एक यूनिट नहीं होता। क्यों? दो तीन चीजों को ऐड करोगे तब भी वो किस में चला जाएगा? वो माइक्रो में चला जाएगा। अगर आप अकेला एग्रीगेट वर्ड यूज करोगे ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एग्रीगेट अकेला कि कोई भी लेवल की एग्रीगेशन हो रही है, मतलब दो जनों को ऐड करो तब भी ये किस में चला जाएगा? मैक्रो में। गलत हो गया, मैंने इसीलिए बोला हमेशा याद रखा करो, एग्रीगेट किसका? इकोनॉमी का। जो देश लेवल पे बात होएगी सिर्फ उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेना है। अच्छा, इसमें हम दो तीन एग्जाम्पल्स करते होते थे सभी। जैसे हम वो बात करते थे कि बताओ मार्केट डिमांड किधर जाएगी। हालांकि मार्केट डिमांड में बहुत सारे कंज्यूमर्स आते होते हैं, लेकिन फिर भी हम मार्केट डिमांड का कंसेप्ट किस में पढ़ते होते हैं? माइक्रो में पढ़ते हो ना। तो मतलब एग्रीगेट तो है, लेकिन फिर भी माइक्रो में पढ़ रहे हो। क्यों? एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी नहीं है ना। तभी मैं बार बार बोलती हूं कि इसको ना इनकम्प्लीट ना बोला करो। एग्रीगेट किसका बोलना है? पूरे देश का। जैसे हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, पूरे देश की सेविंग, पूरे देश की इन्वेस्टमेंट, पूरे देश की कंजम्पशन। जब तक पूरे देश की बात नहीं होगी तब तक कंसेप्ट मैक्रो में नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल्स हमें समझ में आती हैं, मैं कुछ कुछ हाईलाइट करती हूं। आपको इसका मतलब पता है? क्या है इसका मतलब? बताएंगे आप मेरे को? जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन है बेटा इसका मतलब। अच्छा, अकेला प्राइस राइस का मतलब क्या होता है? अकेला प्राइस राइस का मतलब क्या होता है? क्या ये भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है? ये सिंगल प्रोडक्ट की बात हो रही होती है। अगर मैं प्राइस इंक्रीज वर्ड यूज करूंगी तो ये जाएगा माइक्रो में, और अगर मैं जनरल प्राइस लेवल की बात करूंगी तो ये जाएगा मैक्रो में। और देख लो एग्जांपल सारी समझ में आती है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सेक्शन। अ सेक्शन का मतलब एक सेक्शन, और अगर मैं बोलूं इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ होल इकोनॉमी देन इट विल गो इनटू मैक्रो। अच्छा, और चलिए लोकेशन ऑफ, मैं थोड़ा बदल रही हूं, लोकेशन ऑफ 3 इंडस्ट्रीज। 3 इंडस्ट्रीज में कोई 15 फर्म्स आ जाएंगी। आई होप अब हमें फर्म्स और इंडस्ट्रीज में फर्क पता है।
Many firms that do similar type of business, वो एक इंडस्ट्री बनाता है. सो मैं 3 इंडस्ट्रीज की बात कर रही हूं जिसमें कुल मिला के 15 फर्म्स हैं. किस में जाएगा? माइक्रो, मैक्रो? अगेन माइक्रो. इंडस्ट्रीज देख के आपने गलत आंसर नहीं देना. मैंने अगर बोला होता इंडस्ट्रीज ऑफ होल इकोनॉमी, ऑल इंडस्ट्रीज, अगर मैंने ये बोला होता तो वो किस में जाता? तो वो मैक्रो में जाता. ये आपको थोड़ा इधर उधर करने के लिए वो बोल देते हैं कि मेनी इंडस्ट्रीज आर टेकन. ऑल तो नहीं लिखा, ऑल नहीं आएगा तब तक मैं उसको किस में नहीं लेके जाऊंगी? मैक्रो में नहीं लेके जाऊंगी. यहां तक ऑल ओके? चलिए नेक्स्ट हमने बात की थी नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की. एक एक वर्ड पढ़ते जाना है. सो बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस है. वाई बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस? क्योंकि जो साइंस में फीचर्स होते हैं वो सारे के सारे हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स में. अच्छा कौन से होते हैं मैम जरा बताओ साइंस में फीचर? एक तो साइंस जो है वो सिस्टमैटिक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स भी बहुत सिस्टमैटिक है क्योंकि बिजनेस में आपको पॉलिसीज अप्लाई करनी है, आप ऐसे ही तो कुछ नहीं कर सकते. सेकेंड पॉइंट जो यूनिवर्सल है, इसका मतलब जो आप साइंस में पढ़ते हो वो हर जगह अप्लाई होता है, तो इकोनॉमिक्स में भी ऐसे ही है. एक जगह थ्योरी पढ़ोगे, क्या वो सारी जगह पे अप्लाई होगी? यस. थर्ड चलो हम कहते हैं हाँ इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्वेशंस लगाते हैं. क्या साइंस में ये होता है तो इकोनॉमिक्स में भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं? यस. और कॉज एंड इफेक्ट पता चलता है साइंस में. इकोनॉमिक्स में भी हर चीज का रीजन पढ़ते हो, ऐसा क्यों हो गया? So because economics carry each and every feature of science, that's why business economics is science. कुछ बताया हुआ है, systematic, universally accepted, all laws are tested. एक रह गया, आप साइंस में फोरकास्टिंग करते हो. क्या आप इकोनॉमिक्स में भी अगले टाइम के बारे में देखते हो? बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी कल को बिजनेस कैसा जाएगा, क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी फोरकास्टिंग करते हो? यस. देन सेकेंड पॉइंट इज इट इज बेस्ड ऑन, ये हमें आता है, मैंने अभी बताया. बिजनेस इकोनॉमिक्स कौन सी? 2 इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो. आगे चलिए. व्हाई बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट? नाउ यस, इन आर्ट we have to apply everything in practical life. If you will talk only about economics, please be careful. Economics is not art. Economics is a theoretical subject. But if they are asking what is business economics, business economics में आप business में practically चीजों को apply करते हो जिसमें skill चाहिए, कला चाहिए कि theories को कैसे apply करना है. So every art needs a skill. Do business economics also needs a skill? Yes. So इसमें आर्ट के भी फीचर है. यहां तक पॉइंट क्लियर होता है. एक मैं अब आपसे मेजर एक क्वेश्चन बात करती हूं जो हमने क्वेश्चन बैंक में किया हुआ है, लेकिन इसमें नॉर्मली बच्चा मुझसे डाउट पूछता है और मैं प्लीज हाईलाइट कर रही हूं. देखना मैंने ये क्यों हाईलाइट किया. ये क्वेश्चन बड़ा मतलब ट्विस्ट होके आता है और वहां पे हम फिसल जाते हैं. ये एमटीपी में भी बहुत बार आया है, ठीक है. एंड द क्वेश्चन आया इकोनॉमिक्स इज डैश इन नेचर. अगर तो क्वेश्चन आए बेटा नेचर का, देन आपको प्रेगमेटिक नहीं लिखना. ये दोनों में बड़ा गंभीर ना मसला हो जाता है. अगर क्वेश्चन है नेचर का तो आपने नॉर्मेटिव ही करना है. एन से याद रख लो ना, एन नेचर का क्वेश्चन है, एन फॉर नॉर्मेटिव, कंफ्यूजन होएगी नहीं. एंड लेकिन अगर क्वेश्चन आए बच्चा अप्रोच का, ये देख लेना क्वेश्चन बैंक में मुझे वैसे हर बैच में ये डाउट पूछा जाता है कि मैम अप्रोच है. अब अप्रोच में मैम हम आंसर क्या देंगे? क्या हम नॉर्मेटिव आंसर देंगे? क्योंकि नीचे ऑप्शन में आपको दोनों दिखेंगे. आपको नीचे ऑप्शन में प्रेगमेटिक भी दिखेगा, नॉर्मेटिव भी दिखेगा. नो, यू हैव टू सी अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन है या नेचर के ऊपर क्वेश्चन है. अगर तो नेचर के ऊपर क्वेश्चन आएगा देन क्या करोगे बताओ? एन याद रखना है. अगर अप्रोच के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो प्रेगमेटिक.
अब मैम प्रैग्मैटिक बता भी दो जरा, होता क्या था? प्रैग्मैटिक मीन्स यू हैव टू डील थिंग्स अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल सिचुएशन। कहते दो चीजों में ना जरा डिफरेंस लेके आओ, एक होता है इकोनॉमिक्स, एक होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इकोनॉमिक्स इज प्योरली थ्योरेटिकल, प्योरली थ्योरेटिकल। इसमें फालतू फालतू एजम्पशंस भी बड़ी ली होती हैं, बहुत बार बात की है, इसको कांस्टेंट ले लो, इसको कांस्टेंट ले लो, दुनिया नहीं हिल रही है ना, ऐसे भी ये एजम्पशंस ले लेता है कई बार। इनकम नहीं मूव कर रही, प्राइस नहीं मूव कर रहा, बहुत सारी एजम्पशन लेता है। एंड दे वर अनरियलिस्टिक। बड़ी ऐसी एजम्पशंस आप इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट करते हो जो प्रैक्टिकली अप्लाई हो ही नहीं सकता। बट तब हमें मैटर नहीं करता था। क्यों नहीं मैटर करता था? क्योंकि हमने कंसेप्ट रीड करना था और बस बात खत्म। लेकिन अब तो चीजों को प्रैक्टिकली डील करना है। जब तुम प्रैक्टिकली डील करोगे तो तुम्हें इन अनरियलिस्टिक जो एजम्पशंस तुमने ली है, इसको मोल्ड करना पड़ेगा। इसको मोल्ड करके कैसे प्रैक्टिकली लगा सकते हो, आपको वो करना पड़ेगा। आपको सेंसिबली डील करना पड़ेगा। आप जब बिजनेस में जाओगे ना, तब आप दुनिया में खड़े होके ये नहीं बोलोगे प्राइस तो मूव ना करना, इनकम तो मूव ना करना, क्योंकि मैंने थ्योरी ये पढ़ी है, मेरे को तो वही अप्लाई करनी आती है। दैट इज नॉट पॉसिबल। So it means what's the main difference between economics and business economics? While doing economics, you can take any assumption, but while doing business economics, आपको प्रैक्टिकली चीजों को डील करना है। आपको नेचर और अप्रोच के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये गलत होने का चांस होता है यहां से। फिर आ जाओ इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। अब ये यहां पे क्या कहते हैं कि जब आप बिजनेस में थ्योरीज अप्लाई करते हो, जब मैंने आपको ये पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ा दी, क्या ये सफिशिएंट है बिजनेस में थ्योरीज अप्लाई करने के लिए, या और सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज चाहिए होगी? और सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज चाहिए होगी। इफ आई एम सेइंग कि ट्रेंड देखो पिछला कि बिजनेस कैसा चल रहा था, तो आगे की फॉरकास्टिंग करोगे, इट मींस यू नीड नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इफ यू आर डूइंग बिजनेस तो तुम्हें अकाउंटिंग भी करनी आनी चाहिए, तुम्हें मैनेजमेंट भी करनी आनी चाहिए, तुम्हें इन्वेंट्री को भी देखना आना चाहिए। इट मींस दीज जो इकोनॉमिक्स का हम पढ़ रहे हैं पार्ट, दैट इज ओनली अ सर्टन पार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑफ अप्लाइंग थ्योरीज। आप पूरे का पूरा नहीं पढ़ रहे हो। तो व्हाट इज दिस? इट इज इंटरडिसिप्लिनरी। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरडिसिप्लिनरी? ये अदर टूल्स, अदर डिसिप्लिन्स, मैं डिसिप्लिन्स का मतलब आपको क्या बताती होती थी, अदर सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज चाहिए आपको। अब आ जाओ मेन पॉइंट, इसमें भी बड़ा घपला करते हैं बच्चे, नॉर्मेटिव इन नेचर। अच्छा, इसमें मैंने आपको याद करने का तरीका बताओ, क्या बताया हुआ था, अगर याद आता है तो। कुछ अगर ध्यान आता है कि दो चीजें मैंने आपको डिफरेंस में बताई हुई थी कि यार ये देख लेना। दो तरीके की इकोनॉमिक्स बता दो, चलो कौन सी होती है? एक तो होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, दूसरी कौन सी होती है? चलो, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, ओके है। मैंने बोला था लिखा बड़ा कुछ होता है, लेकिन वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो आपने बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो मैंने आपको थोड़ी ट्रिक भी दी थी, अगर याद आता है तो। P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव एंड P स्टैंड्स फॉर यस, ये बोला था मैंने। P से P याद कर लेना। अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है मतलब इसका प्रूफ है। और अच्छा, प्रूफ का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि स्टेटमेंट सही होएगी। प्रूफ करके क्या आप स्टेटमेंट को गलत कर सकते हो? यस, इट मींस दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइएबल फॉर ट्रुथ। सच्चाई देखी जा सकती है इन स्टेटमेंट्स की। अच्छा, सच्चाई क्यों देखी जा सकती है? क्योंकि इनका हमारे पास क्या है? प्रूफ है। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसमें आती होती थी? चलो ये भी बताओ। व्हाट वाज, आगे चलो, व्हाट इज, और देखो जरा तीसरा क्या बोलते हो? ये गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया। इफ यू आर सेइंग व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी तो इसका है, फिर बेचारा नॉर्मेटिव क्या लेके जाएगा?
सब कुछ ही तुमने पॉजिटिव को दे दिया। फिर क्या था देखें जरा। व्हाट शुड बी, ये आवाजें आ रही हैं। ऑट टू बी और शुड बी में क्या फर्क है? तुम ना कई बार मेरी इंग्लिश टेस्ट करते हो, मैम को पता है दूसरे वर्ड्स का मतलब है। यस दीपक, तो क्या है बेचारा, व्हाट वेट कर रहा है, क्या था? मैं ही बता देती हूं, छोड़ो परे, रहन दो। इट इज व्हाट कुड बी। अच्छा, कुड बी और शुड बी में क्या फर्क है? कुड बी का मतलब मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, पिछले ट्रेंड को देख के मुझे लगता है कि ये हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग ऐसा कर लो, ये मेरा ओपिनियन है, ये हो जाना चाहिए, ये नहीं बता रही। व्हाट कुड बी और शुड बी में फर्क समझ में आता है? तो आपने ये बहुत ध्यान रखना है। एक और वर्ड जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है इसमें, ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है ना बच्चे, दिस इज होल डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव का मतलब, क्योंकि देखो आपके पास इस चीज के लिए प्रूफ है, आप ऐसे समझ के चला करो ना, आपके पास अगर इस चीज के लिए प्रूफ है तो आप इस चीज को विद एग्जांपल्स पूरा डिस्क्राइब कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव? अगर आप किसी चीज की पूरी एक्सप्लेनेशन दे पाओ। बिल्कुल इसके ऑपोजिट इज योर नॉर्मेटिव। In normative, only one type of statement is covered, and that is, it is what? क्या आएगा? Should be. Should be का मतलब क्या होता है? ओपिनियन। हालांकि ना मैंने पास्ट ट्रेंड देखा है, इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा मतलब हम कहें कि घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो शुड होता ही है कहीं ना कहीं, है ना। तो बच्चे उसको इजीली प्रिडिक्ट कर पाते हैं, जो मैंने पास्ट ट्रेंड देखा है ना। हाँ, लेकिन एक आधा क्वेश्चन मैं क्वेश्चन बैंक में से जो मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, मैं वो डिस्कस यहीं पे कर लेती हूँ। लाइक एक क्वेश्चन था कि इन्फ्लेशन आ गई है इकोनॉमी में, सो आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो नीचे ना ऑप्शंस में दिया हुआ था, बाकी सब तो नॉर्मल बात कर रहे थे कि ये कर लो वो कर लो। एक स्टेटमेंट क्या बोल रहा था? फिस्कल पॉलिसी इज बेटर देन मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये लिख रहा था। अब इसका कोई प्रूफ नहीं है, अब इसमें शुड वर्ड भी नहीं लिखा हुआ। फिस्कल पॉलिसी इज बेटर देन मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। कैन वी प्रूव दिस? यस, प्रूफ? नो, वी कांट प्रूव, बिकॉज मैं हमेशा क्या बोलती हूं, फिस्कल पॉलिसी इज वन हैंड ऑफ गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज अदर हैंड ऑफ गवर्नमेंट। हाउ कैन वन हैंड बी बेटर देन अदर? दिस टू शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री। यू कांट से कि इस चीज के लिए फिस्कल पॉलिसी बेटर, मॉनेटरी नहीं। नो, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी दोनों एक साथ में जुट के काम करेंगी, तब आपके देश में कुछ होएगा। नाउ दिस वाज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बिकॉज दिस वाज ओपिनियन ऑफ समवन and this could not be proved and this is debatable. Like आप में से कोई उठ के मेरे को बोलना शुरू हो गया, नहीं मैम वही थिंक फिस्कल पॉलिसी इज बेटर, तो मैं प्रूव करूंगी नो, फिस्कल पॉलिसी इज नॉट बेटर। फिस्कल पॉलिसी तो लगनी है साल के बाद, मॉनेटरी तो जब मर्जी लगा दो। हाउ फिस्कल पॉलिसी इज बेटर? सो वी विल स्टार्ट डिबेटिंग। आपको बात समझ में आ रही है? अब ऐसे वर्ड्स में, ऐसी लाइंस में शुड नहीं होगा, तो सिर्फ बच्चे कई बार शुड ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसमें शुड है वो टिक करें। तो कई बार ऐसा ओपिनियन होता है जिसमें शुड वर्ड आपको नहीं दिखेगा, तो आपको देखना पड़ेगा ओके दिस इज नॉर्मेटिव बिकॉज दिस इज डिबेटेबल। अच्छा, एक और थी स्टेटमेंट जो मुझे मोटा मोटा याद आता है, फेयर प्राइस ऑफ गुड को डिटरमाइन करना है, तो बताओ ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है? नो, दिस इज ऑल्सो नॉर्मेटिव। वाई इट इज नॉर्मेटिव? क्योंकि अमीर बंदा कहेगा मेरे को पता फर्क नहीं पड़ता फेयर प्राइस का, गरीब बोलेगा नहीं इसको सस्ता दो, तो डिबेट हो गई। वेयर इट इज रिटन कि प्राइस का फेयर प्राइस ये है? नो वेयर इट इज रिटन, इट इज डिबेटेबल। ऐसे पॉइंट्स में आपको शुड नहीं दिखेगा, लेकिन 90% क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव नॉर्मेटिव का क्वेश्चन आता है
तो शुड दिख जाएगा, बट प्लीज सिर्फ शुड के ऊपर फोकस मत करना। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दी। ये डिस्क्रिप्टिव है और ये प्रिस्क्रिप्टिव है। और आगे चलेंगे, ये नॉन डिबेटेबल है और ये डिबेटेबल है। ओके, आपको ये समझ में आता है व्हाई दीज आर डिबेटेबल? बिकॉज ओपिनियन के ऊपर, बिलीफ के ऊपर हमेशा डिबेट हो सकती है। मेरा बिलीफ कुछ और होगा, आपका बिलीफ कुछ और होगा, सो इस पे डिबेट हो सकती है। कोई पॉइंट दोबारा, इस पॉइंट में आपको पॉजिटिव नॉर्मेटिव समझ में आता है बच्चा? ओके है, ठीक है, चलो। अच्छा, पॉइंट यहां पे हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इन नेचर है। डू यू एग्री? ओके, लेट्स डिस्कस। डू यू एग्री दैट अवर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज 100% नॉर्मेटिव? ओए, तू बोल रहा था प्रोडक्शन कॉस्ट करवा दो, तो मतलब ये तो तेरे को आना चाहिए। ये तो मैं अपनी विश से करवा रही हूं तुम लोगों को। तुम लोगों ने तो जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया होगा तो ना, कहाँ शुरू कर दिया मैडम ने ये? आंसर तुम मेरे को दे नहीं पा रहे हो। सोचो, ये भी तो पॉइंट पूछ सकते हैं ना। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज 100% नॉर्मेटिव इन नेचर? नो? आर यू श्योर? नो मैम, वी आर नेवर श्योर, है ना। हम कब श्योर होते हैं मैम? आप इधर उधर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लोगे, फिर हम डामाडोल कर जाएंगे कि हम ठीक है या गलत है। यार कुछ तो आंसर दो। है? नहीं है तो क्या है फिर बाकी की परसेंटेज? ओके, एक्सप्लेन करोगे कैसे? ये गलत, ये गलत हो गया। ज्यादातर इकोनॉमिक्स डिस्क्रिप्टिव है। थोड़ा टिल्ट मारो, ऑपोजिट करो थोड़ा सा, फिर लाइन सही हो जाएगी। वो समझ गई मेरी भाषा, है ना। तो ज्यादातर इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ज्यादातर बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रिस्क्रिप्टिव है। लेकिन इफ आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू समथिंग, क्या मुझे आपकी करंट परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी? अच्छा, वो जी रामामूर्ति वाली एग्जाम्पल याद करो अगेन। हम उसमें क्या कहते थे कि अगला ट्रेंड क्या जाएगा, फॉरकास्ट करो। लेकिन फॉरकास्टिंग के लिए क्या पुराना डाटा देखना नहीं पड़ेगा? और जब पुराना डाटा देखोगे तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सो इसमें मैंने पता है आपको क्या बोला हुआ था? हालांकि 90% बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है, बिकॉज बिजनेस इकोनॉमिक्स ओनली वांट्स फॉरकास्टिंग। आगे बताओ बिजनेस में क्या करना है, जो हो गया उसके ऊपर थोड़ी बिजनेस इकोनॉमिक्स काम करती है। थ्योरी तो अगले फ्यूचर के लिए है कि ये करना है। तो 90% इज प्रिस्क्रिप्टिव, बट अगर मुझे आपको कुछ प्रिस्क्राइब करना है, लाइक मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, बेटा ऐसे करना है, बेटा ऐसे करना है, सो आई एम प्रिस्क्राइबिंग यू समथिंग, आई एम सजेस्टिंग यू समथिंग, एंड दैट इज बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन, कि आज ये सिचुएशन है बेटा, अब ये कर लेना। इन बिजनेस ऑल्सो दिस मैटर्स। अगर मुझे फ्यूचर के लिए बिजनेस का कुछ देखना है तो क्या मुझे पास्ट डाटा देखना पड़ेगा? लेकिन पास्ट डाटा की बहुत ज्यादा यहां पे वेटेज नहीं है। सो यहां पे ये बोलते हैं इट इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड इट सजेस्ट व्हाट शुड बी। लेकिन यहां पे हमें यह भी देखना पड़ेगा, सजेशंस आपको करंट बिहेवियर को देख के पता चलेगा। लेकिन मैंने यहां पे समरी में लाइन क्यों नहीं डाली? क्योंकि क्वेश्चन कभी आएगा नहीं कि यहाँ की क्या वो पॉजिटिव भी है या नहीं है। वो हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि नॉर्मेटिव के लिए पॉजिटिव तो चाहिए ही है। क्वेश्चन किस पे आएगा? व्हाट्स इकोनॉमिक्स की नेचर? आंसर इज नॉर्मेटिव। चलिए आगे आइए, अब ये पढ़ते जाइए। दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो इसमें पॉइंट आता है, बताओ माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस किस चीजों के लिए बात करते हो? ओनली सी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ टेबल। ओके, किसके बारे में बात करते हो? अभी आप सारे चैप्टर्स पढ़ाए हो, है ना। किसके बारे में बात करते हो आप? डिमांड की एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग। ये तो मेजर काम है कि कितना मेरे प्रोडक्ट का डिमांड होगा, एनालाइज करना है, फॉरकास्ट करना है। फिर आगे आप क्या फॉरकास्टिंग करते हो? हम कैसे बनाएंगे, कैसी टेक्निक लगाएंगे और खर्चा कितना आएगा। लीस्ट कॉस्ट चाहिए होता है ना हम लोगों को। आगे चलो, फिर जो स्टॉक हम रखेंगे, ओके, इन्वेंट्री इंक्लूड्स व्हाट। चलो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछती रहती हूं बीच में।
मेरी तरफ देखे। इन्वेंट्री इंक्लूड्स व्हाट? आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक। ऑप्शंस क्या है ना, इसके ऑप्शन मैं नहीं दूंगी, फिर तुम पकड़ लोगे, है ना। अपने आप सोचो, इन्वेंट्री इंक्लूड्स व्हाट। और मैं चल एक हिंट दे देती हूँ, इसका आंसर नॉर्मली ऑल ऑफ अबव होता है। आ गया ना, देखा देखा, मुझे पता है एक धक्का मारना पड़ता है। ऑल ऑफ द अबव बता दो, ये बता देंगे एक रॉ मटेरियल होता है, एक फिनिश्ड होता है और एक WIP होता है। इसमें क्या तेरे को ऑप्शन देती है यार मैं, हाँ तो तेरे को पता ही चल जाता। ये रहा, ओके। सो ये एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। आगे चलो, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग डिसीजन। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब मेरा प्रोडक्ट मार्केट में कैसे जाएगा और मेरे पास कितनी मार्केट पावर है। यू अंडरस्टैंड व्हाट मार्केट पावर? मैं कितने कस्टमर्स को कंट्रोल करती हूं, एंड फिर अगर मुझे ज्यादा कस्टमर्स को कंट्रोल करना है तो मैं उसके लिए प्राइस क्या रखूं, ये पॉइंट यहां पे आता है। एंड नेक्स्ट आर इंडिपेंडेंट पॉइंट्स, ये तो हम करते ही करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स टॉक्स अबाउट व्हाट? टॉक्स अबाउट व्हाट? हाउ रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। देन एक एंटरप्रेन्योर के पास कैपिटल होती है, लेकिन देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स, बट उसको क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको इन्वेस्ट कहां करना है जहां पे प्रॉफिट ज्यादा आएगा। आगे चलिए, प्रॉफिट का एनालिसिस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं पहले ही बोल रही हूं, ओके। चलिए आगे आइए, मैक्रो इन्वायरमेंट में आप कौन कौन सी चीजें देखते हो। सबसे पहले ये वाला पॉइंट समझ में आता है, क्या बताया था मैंने, क्या था टाइप ऑफ इकोनॉमी में? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। तो कौन कौन सी इकोनॉमीज की यहां पे बात होती है बताओ? एक हम कहते हैं हमारी इकोनॉमी कैपिटलिस्टिक है, सोशलिस्टिक है या मिक्स्ड है। तभी उसके बाद आगे की पॉलिसीज बनाऊंगी ना, पहले ये देखूं कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल कर रहा है, हालांकि हमने अगला चैप्टर ये बात करनी है। देन इज योर स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। अब वो माउंटेन याद करो, है ना। ओए कौन सी फ्लक्चुएशन, कुछ याद आ रहा है? आ रहा है? तो ये वाली कौन सी लाइन होती थी? एक्सपेंशन। एंड ये वाली पीक, एंड दिस वाज, शुक्र है डिप्रेशन नहीं बोला, है ना। तो यहां पे इट स्टार्टेड विद, तो स्टार्टिंग में रिसेशन होता है, और जब रिसेशन डीप हो जाता है देन इट बिकम्स, डीप हो गया तो डिप्रेशन, बस ऐसे याद करो। एंड दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, टफ टफ। चलो, एंड दिस इज रिसेशन। ये कौन सा रिसेशन है? हाँ, दिस इज रिकवरी, एंड देन स्टार्ट्स अगेन। सो आई हैव टू सी कि जब मैं बिजनेस करना चाह रही हूं तो कौन सी स्टेज चल रही है, ओके। देन अगला चलो, ट्रेंड क्या चल रहा है इस देश में, बढ़ रहा है ट्रेंड, गिर रहा है ट्रेंड, और किसके बारे में बात करनी होती है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज, मेरा बैंकिंग सेक्टर और स्टॉक मार्केट कैसा चलता है, बड़ी सारी यहां पे यूनियंस बनी हुई है वो कैसे काम करती हैं, लास्ट यहां की सरकार कैसी है। ये 2 पॉइंट्स है ना जो लास्ट वाले, मतलब अगर मैं 5th पॉइंट की बात करूं तो ये तो जनरल है। अब आप इकोनॉमिक्स के एंड तक इतनी तो नॉलेज ले ही लेते हो कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप विदाउट पढ़े भी इसको कर सकते हो। सो डोंट फोकस वेरी मच ऑन दिस 5th पॉइंट, ठीक है। इसके ऊपर वाले पॉइंट्स में मैंने आपको बता दिया क्या क्या पॉइंट्स हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर फर्स्ट चैप्टर में आपको कुछ समझना है दोबारा, एनीथिंग टू रिपीट, इज दैट ओके? स्पीड इज ओके? पक्का? ठीक है, चलो थोड़ा सा चैप्टर 2 कर लेते हैं। एंड दिस इज योर, क्या बोला? अगेन दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर, है ना, ये हमें पता है। एंड इट इज यूनिट 1 चैप्टर 2। बेटा दोनों चैप्टर्स की कंबाइंड में 5 नंबर का आना है ना। तो अगर मैं ज्यादा वेटेज लूं दोनों चैप्टर्स में, सो इट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 रादर देन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, ओके। तो दोनों चैप्टर्स में से 5 नंबर का आएगा। आपको वेटेज को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है अपनी, ओके। मेजर प्रोपोर्शन कैरीज विद बुक 2, दैट इज 55%, बुक 1 इज 45%, ओके। तो उसमें से भी ये 5 नंबर का आना है। इज दैट ओके? ठीक है, चलिए इस चैप्टर में आपने क्या रीड करना है?
It is all about your basic problems of an economy and we have made a flow chart for it. अगर आपको याद आता है, आप मुझे बताएंगे कि हम कौन से हेड के अंडर बेसिक प्रॉब्लम्स रीड कर रहे होते हैं? कौन सी प्रॉब्लम्स है, आप मुझे ये बताइए। सबसे पहला चलिए, फिर गलत, अभी भी गलत, इतना मेरे बोलने के बाद भी गलत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी भी गलत बोला, गलत नहीं बोलूंगी, चल आधा अधूरा बोला। मैं हमेशा करेक्ट करती होती थी आप लोगों को। इट इज नॉट ओनली व्हाट टू प्रोड्यूस, इट इज ऑलवेज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। क्या बनाऊं और कितना बनाऊं, दिस इज वन प्रॉब्लम। और अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम कौन सी है ये भी बता दो। अच्छा ओके, थर्ड भी बता दो, चौथी बता दो। ओके, किसी को याद है, वरना तुमने बोलना था मैम झूठ बोल रहे हैं। चौथी कौन सी होती है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो बेटा हमने सीए मॉड्यूल में 4 की थी, ठीक है। द वेरी फर्स्ट वॉज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड in what quantity. The second problem जो आपने पढ़ी थी, it was how to produce. The third problem was for whom to produce. And इसमें हम नॉर्मली बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, सेविंग्स के बारे में। आज आप कितना सेव करोगे जो कल को जाके इन्वेस्ट हो पाए। बेसिकली यू वांट टू टॉक अबाउट फ्यूचर जनरेशन इन दिस बेसिक पॉइंट। अच्छा, मेन पॉइंट इसमें पहला ही है। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम नॉर्मली, आपको याद होगा, हम 2 कैटेगरीज करते होते थे। किसी को याद है तो बोलिए, क्या कैटेगरीज करते होते थे? क्या? ओके, रेडी टू यूज बोल रहे थे। कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। दूसरी बाइफर्केशन बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वॉर टाइम गुड्स और, ठीक है, एक याद आ गया, एंड में ना सबने बाजी मार ली कि हम भी बोल लें, ठीक है। तो पीस टाइम गुड्स। सो कंज्यूमर गुड्स आर दैट गुड्स जो बने, एक बंदे ने यूज किया, खत्म। मैंने इसमें एग्जांपल आपको ब्रेड बटर, दीज आर रेडी टू यूज गुड्स, दिस डजंट लीड टू फर्दर प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोड्यूसर गुड में क्या होता है? दिस लीड्स टू फर्दर प्रोडक्शन। सो यू हैव टू डिसाइड दैट यू हैव टू प्रोड्यूस मोर ऑफ ब्रेड और मोर ऑफ मशीनरी। और दूसरी कैटेगरी आती है वॉर टाइम। लड़ाई चल रही है तो ऑब्वियसली वी विल गो फॉर वॉर टाइम गुड्स, विल नॉट थिंक क्या ब्रेड बनाए, है ना। एंड द सेकेंड कैटेगरी इज पीस टाइम। दीज बोथ गुड्स आर पीस टाइम गुड्स। वॉर टाइम गुड्स आर वॉट? आर्म्स, एमिनिशन वगैरह बना ली। सो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड दैट कि क्या बनाना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ योर कंट्री। वंस यू हैव डिसाइडेड विद ओके मुझे ये बनाना है, देन व्हाट यू हैव टू डिसाइड कितनी मात्रा में, बिकॉज आप इन्फाइनाइट तो बना नहीं पाओगे। कई बार बैलेंस करके बनाना पड़ेगा, थोड़ा प्रोड्यूसर थोड़ा कंज्यूमर, you have to balance. And how to produce में you have 2 techniques and this is favorite of you all, क्योंकि सबसे easy है ना। and this is CIT and LIT. CIT stands for capital intensive, और अब तो शायद सबको पता होगा capital intensive का मतलब, it means more capital less labor. and labor intensive का मतलब more labor less capital. एंड मैम ये कैसे डिसाइड होएगा कि कौन सी टेक्निक लगनी है? दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इकोनॉमी। ईदर यू आर अ कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी और यू आर अ लेबर सरप्लस, देन यू विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू दैट। देयर इज नो रिजिड आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक तो ये पॉइंट आ जाता है। अच्छा, थर्ड वन, फॉर होम टू प्रोड्यूस। इसमें हम क्या बोलते होते हैं? ओके, रिच और पुअर। इसमें हम क्या बोलते होते हैं? ग्रोथ और सेविंग में। आज जो प्रोडक्शन हो रही है दैट विल नॉट बी कंज्यूम्ड फुली। सारे का सारा आज यूज नहीं होगा, सारे का सारी आज इनकम
खर्च नहीं होगी। यू हैव टू सेव समथिंग फॉर योर फ्यूचर। अच्छा, फ्यूचर के लिए अगर कुछ सेव करोगे तो वो आगे जाके ऑब्वियसली इन्वेस्ट होगा। अब तो आपने सर्कुलर फ्लो पढ़ा हुआ है, सेविंग्स विल वन टाइम लीड टू अगेन इन्वेस्टमेंट्स इन योर इकोनॉमी। ये 4 आपने प्रॉब्लम्स की थी, यहां तक बात याद आती है? ठीक है, एक बार देख लो चैप्टर नंबर 2 में ये रही 4 प्रॉब्लम्स। दिस इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। सेकंड प्रॉब्लम सभी बोलेंगे हाउ टू प्रोड्यूस में ये दो। थर्ड चलिए फॉर होम। अच्छा, इसमें ना हमने ये भी लिखा हुआ था, ये देख लो कि नेशनल इनकम बंट कैसे रही है, और आप ज्यादा वाले इनकम वाले सेक्शन को टारगेट करना चाह रहे हो या कम वाले सेक्शन को टारगेट करना चाह रहे हो। याद है मैं इसमें एक लाइन बोलती होती कि नेशनल इनकम एक केक है, सबको उसका एक हिस्सा मिलेगा, एंड यू वांट टू फोकस ऑन वो बड़े वाला हिस्सा और छोटे वाला हिस्सा। दैट डिपेंड्स ऑन एनी इकोनॉमी, उसके ऊपर भी कोई रिजिड नहीं है। किसी इकोनॉमी में रेंट वाला पीस बड़ा होगा, किसी इकोनॉमी में प्रॉफिट वाला हिस्सा ज्यादा होगा, किसी में वेजेस वाला हिस्सा ज्यादा होगा। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको बड़े वाले सेक्शन पे फोकस करना है और कम वाले सेक्शन पे करना है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी बोला जाता है। एंड चौथी प्रॉब्लम क्या है? व्हाट प्रोविजन विल बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इज दैट ओके? ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी से स्टार्ट करेंगे कल। अब आपको जितना जितना हम करवा रहे हैं, आपने बिल्कुल ढील नहीं इसमें देनी कि ओके विल रीड टुमारो, आज का तो आता भी हो, आपने उसको रीड करना है। अब जब आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी देन डू योर क्वेश्चन बैंक। इज दैट ओके? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।